नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महिमा पंडित है। दोस्तों, किसी भी देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अपने देश के प्राचीन इतिहास और संस्कृति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसके साथ ही उसे अपने देश की भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में अच्छी तरह जानना चाहिए। मैं आपको भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति के बारे में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में बताने जा रही हूँ। भौगोलिक पृष्ठभूमि: हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा हिंद महासागर के उत्तर में स्थित एशिया महाद्वीप का विशाल प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। इसका विस्तृत भूखंड, जिसे एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, आकार में विषम चतुर्भुज जैसा है। यह लगभग 2500 मील लंबा तथा 2000 मील चौड़ा है। रूस को छोड़कर विस्तार में यह समस्त यूरोप के बराबर है। यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहा है तथा मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भौगोलिक दृष्टि से इसके 4 विभाग किए जा सकते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश: यह तराई के दलदल वनों से लेकर हिमालय की चोटी तक विस्तृत है, जिसमें कश्मीर, कांगड़ा, टेहरी, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। गंगा तथा सिंधु का उत्तरी मैदान: इस प्रदेश में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियां, सिंध तथा राजस्थान के रेगिस्तानी भाग तथा गंगा और यमुना द्वारा सिंचित प्रदेश सम्मिलित हैं। देश का यह भाग सर्वाधिक उपजाऊ है। यह आर्य संस्कृति का विकास हुआ, इसे ही आर्यावर्त कहा गया है। दक्षिण का पठार: इस प्रदेश के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का भूभाग आता है। सुदूर दक्षिण के मैदान: इसमें दक्षिण के लंबे तथा संकीर्ण समुद्री क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस भाग में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश आते हैं। दक्षिण का पठार तथा सुदूर दक्षिण का प्रदेश मिलकर आधुनिक दक्षिण भारत का निर्माण करते हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदियां, विंध्य तथा सतपुड़ा पहाड़ियां और महाकांतर के वन मिलकर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करते हैं। इस पृथकता के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत आर्य संस्कृति के प्रभाव से मुक्त रहा, जबकि उत्तर भारत में आर्य संस्कृति का विकास हुआ। दक्षिण भारत में एक सर्वथा भिन्न संस्कृति विकसित हुई, जिसे द्रविड़ कहा जाता है। इस संस्कृति के अवशेष आज भी दक्षिण में विद्यमान हैं। प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्रदान की है। उत्तर में हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता रहा है तथा हिंद महासागर इस देश को पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण से घेरे हुए हैं। इन प्राकृतिक सीमाओं द्वारा बाह्य आक्रमणों से अधिकांशतः सुरक्षित रहने के कारण भारत देश अपनी एक सर्वथा स्वतंत्र तथा पृथक सभ्यता का निर्माण कर सका है। भारतीय इतिहास पर यहाँ के भूगोल का गहरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग कहानी है। एक ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो दूसरी ओर नीचे के मैदान है। एक ओर अत्यंत उपजाऊ प्रदेश है तो दूसरी ओर विशाल रेगिस्तान है। यहाँ उभरे पठार, घने वन तथा एकांत घाटियाँ हैं। एक ही साथ कुछ स्थान अत्यंत उष्ण तथा कुछ अत्यंत शीतल है। विभिन्न भौगोलिक उपविभागों के कारण यहाँ प्राकृतिक एवं सामाजिक स्तर की विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। ऐसी विषमता यूरोप में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। भारत का प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र एक विशिष्ट इकाई के रूप में विकसित हुआ है तथा उसने सदियों तक अपनी विशिष्टता बनाए रखी है। इस विशिष्टता के लिए प्रजातियां तथा भाषागत तत्व भी उत्तरदायी रहे हैं। फलस्वरूप संपूर्ण देश में राजनीतिक एकता की स्थापना करना कभी भी संभव नहीं हो सका है। यद्यपि अनेक समय में इसके लिए महान शासकों द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। भारत का इतिहास एक प्रकार से केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के बीच निरंतर संघर्ष की कहानी है।
देश की विशालता तथा विश्व के शेष भागों से इसकी पृथकता ने अनेक महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किए हैं। भारत के अपने आप में एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई होने के कारण भारतीय शासकों तथा सेनानायकों ने देश के बाहर साम्राज्य विस्तृत करने अथवा अपनी सैनिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में ही किया। सुदूर दक्षिण के चोलों का उदाहरण इस विषय में एक अपवाद माना जा सकता है। अति प्राचीन समय से यहाँ भिन्न भिन्न जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषा तथा आचार विचार के लोग निवास करते हैं। किसी भी बाहरी पर्यवेक्षक को यहाँ की विभिन्नताएं खटक सकती है, परंतु इन बाह्य विभिन्नताओं के मध्य एकता दिखाई देती है जिसकी कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता। फलस्वरूप विभिन्नता में एकता भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता बन गई है। देश की समान प्राकृतिक सीमाओं ने यहाँ के निवासियों के मस्तिष्क में समान मातृभूमि की भावना जागृत की है। मौलिक एकता का विचार यहाँ सदैव बना रहा तथा इसने देश के राजनीतिक आदर्शों को प्रभावित किया। यद्यपि व्यवहार में राजनीतिक एकता बहुत कम स्थापित हुई, तथापि राजनीतिक सिद्धांत के रूप में इसे इतिहास के प्रत्येक युग में देखा जा सकता है। सांस्कृतिक एकता अधिक सुस्पष्ट रही है। भाषा, साहित्य, सामाजिक तथा धार्मिक आदर्श इस एकता के प्रमुख माध्यम रहे हैं। भारतीय इतिहास के अति प्राचीन काल से ही हमें इस मौलिक एकता के दर्शन होते हैं। महाकाव्य तथा पुराणों में इस संपूर्ण देश को भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भरत की संतान कहा गया है। विष्णु पुराण में स्पष्टतः इस एकता की अभिव्यक्ति हुई है। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं। प्राचीन कवियों, लेखकों तथा विचारकों के मस्तिष्क में एकता की यह भावना सदियों पूर्व से ही विद्यमान रही है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है। यह सार्वभौम सम्राट की अवधारणा भारतीय सम्राटों को अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रेरणा देती रही है। भारतीयों की प्राचीन धार्मिक भावनाओं एवं विश्वासों से भी इस सारभूत एकता का परिचय मिलता है। यहाँ की 7 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी, 7 पर्वत महेंद्रमलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष्य, विंध्य तथा पारियात्र तथा 7 नगरियाँ अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतीपुरी तथा द्वारावती देश के विभिन्न भागों में बसी हुई होने पर भी देश के सभी निवासियों के लिए समान रूप से श्रद्धेय रही है। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का सर्वत्र सम्मान है तथा शिव और विष्णु आदि देवता सर्वत्र पूजे जाते हैं। यद्यपि यहाँ अनेक भाषाएं हैं तथापि वे सभी संस्कृत से ही उद्भूत अथवा प्रभावित हैं। धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था भी सर्वत्र एक ही समान है। वर्णाश्रम, पुरुषार्थ आदि सभी समाजों के आदर्श रहे हैं। प्राचीन समय में जबकि आवागमन के साधनों का अभाव था, पर्यटक, धर्मोपदेशक, तीर्थयात्री, विद्यार्थी आदि इस एकता को स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते रहे हैं। राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा चक्रवर्ती पद के आकांक्षी सम्राटों ने सदैव इस भावना को व्यक्त किया है कि भारत का विशाल भूखंड एक है। इस प्रकार विभिन्नता के बीच सारभूत एकता भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता बनी हुई है। दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में भारत में स्थित विजातीय तत्व के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।